मैं अपने बिहाफ से पूछूंगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सिलेक्शन अड्डा। सर ज़िंदगी बदल दी इसने मुझे मेरी। मतलब मज़ा आ गया, मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं। सीरियल में आने लाने के लिए बस जो बच्चे मतलब आप ही लोग को मतलब टीचर्स को फॉलो करें। एसएससी को ये सब चीज़ ध्यान रखना कि आप फीस ले रहे हो तो उस तरीके का मेंटेनेंस तो दो। यहाँ के टीचर गुस्सा नहीं करते, बल्कि अप्रिशिएट करते, आओ बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब यहाँ पे लैब भी है, लैब वाला सिस्टम भी कहीं नहीं है। आप जाओ अच्छे से तैयारी करो, आपको तो पहले ही मतलब जो डर है आपका पहले ही ख़त्म हो जाएगा लैब में जाने के बाद। तो ये सब चीज़ है जो मुझे लगता है कि सिलेक्शन में बहुत अच्छी थी। हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत सर। आ चुका हूं मैं फिर से एक नया सेशन लेकर। सेशन कह लीजिए, पॉडकास्ट कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए। आ चुका हूं एक नया शानदार सा सेशन लेकर। आप सारे लोगों को पता है कि अभी जस्ट एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया और मिलते हैं आज उस खास शख्स से जिन्होंने एसएससी सीजीएल में झंडा गाड़ दिया और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। तो आज बहुत कुछ बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो फिर मैं डायरेक्ट उन्हीं के पास चलता हूँ और उन्हीं से बातें करता हूँ। शुरू करता हूँ। बताइए अपने बारे में, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए पूरे व्यूअर को। थैंक यू सर। मेरा नाम अंकित कुमार आर्य है। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ और मेरा सिलेक्शन जो है सीजीएल 2024 में हो गया है इन सीजीडीए एज एन ऑडिटर। ऑडिटर। ऑडिटर एक ऐसी पोस्ट है जो हजारों और लाखों लोगों का सपना होता है सीजीएल के थ्रू पाने का। तो आज वो सपना आपने पूरा कर लिया। अंकित, कैसा कैसा लग रहा है? अच्छा। सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। सोचा नहीं था, मैंने तो सोचा था कि जिस हिसाब से नंबर है थोड़े से कम ही मिलेगा पोस्ट, लेकिन ये ऑडिटर मिल गई तो अच्छी बात है। और मतलब जो एक्सपेक्टेशन था कि बहुत अच्छा कर पाएंगे तो नहीं, कुछ नंबर से रह गया। खैर मतलब अब मैं आगे देखूंगा कि और अच्छा क्या कर सकता हूँ। इनकम टैक्स सेक्टर के बारे में सोच। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस की बात की जाए तो आपकी पहली चाहत क्या थी? कौन सी मैंने वो पोस्ट? एमईए डाली थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मुझे सोचा था कि मतलब थोड़ा घूमने को मिलेगा, अच्छा वो लोग थोड़ा होता है, तो मैंने वो सोचा था, लेकिन कुछ नंबर ऐसे रह गया। तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा मतलब खराब नहीं है, अच्छी पोस्ट है। मुझे इसमें भी मैंने देखा है कि कुछ मतलब रेगुलेटिंग ईयर्स में मतलब वो क्या बोलते हैं, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मुझे हम्म। घूमने का मतलब अच्छा मतलब बहुत मन करता है। मतलब घूमने का शौक है, इसलिए हाँ, आपने सोचा कि एमईए मिल जाएगा तो बहुत हाँ, अच्छा तो रहेगा। वो नहीं मिला लेकिन ऑडिटर मिल गया। इसमें भी वही हो 5 साल में वही होता है, हो जाता है, तो मतलब मैं खुश हूँ, मतलब जो मुझे चाहिए था लगभग मुझे मिल ही मुझे गया। मिल गया। हाँ, अच्छा, वर्दी वाली पोस्ट के बारे में सोचा था? वर्दी नहीं, वो सेकंड प्रेफ़रेंस थी मेरी, सेकेंड प्रेफरेंस थी। उसके बारे में नहीं सोचे थे। अच्छा, ठीक है। फाइनली अंकित, एसएससी, इस भारत में लगभग 30 से 40 लाख लोग तैयारी कर रहे होंगे एसएससी की। तैयारी तो मेरे ख्याल से करोड़ों में कर रहे होंगे। हर साल तो 20-30 लाख लोग अपीयर ही होते हैं पेपर देने के लिए। अगर मैं सारे एग्जाम मिला लूँ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, हुँ। तो मेरे ख्याल से ये संख्या 40 लाख की होगी। तो क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि 40 लाख लोगों में आज आप उन शानदार चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनको 18,000 के अंदर आने का मौका मिला है? सर बहुत, क्योंकि इतने मतलब भीड़ में जगह बना पाना मतलब थोड़ा-सा होता है, मेहनत लगती है, कभी-कभी लक भी काम करता है, तो वो मैं मानता हूँ कि हाँ, मैं लकी था जो इस बार सेलेक्ट हो गया। बहुत लोगों का सपना भी होता है, कुछ टूटते भी हैं, लेकिन बस मैं वही कहूँगा कि मेहनत करते रहेंगे तो उनको भी मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, उन्हें सो डरने की ज़रूरत नहीं है। सोचा था कि तुम कर पाओगे? हाँ, हाँ, मतलब मैंने सोचा नहीं था, सच बताएँ तो मतलब थोड़ा-सा डिमोटिवेट हुआ क्योंकि 18 तारीख वाले में कुछ गड़बड़ हुई थी। हुँ, हुँ। क्या तो गड़बड़ हुई थी, थोड़ा बताइए? वही कि पेपर मतलब अपने आप ही स्टार्ट हो गया था। हुँ, तो हुँ। मैं पैनिक कर गया कि अब क्या होगा, क्योंकि बहुत कुछ बचा था, साइन करना था, वो सब करना था, वो हुआ ही नहीं। और पहला ही सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उस समय बहुत मायने रखता है। हुँ। मैंने मतलब तो कैसे भी मैनेज किया, वो थोड़ा-सा हुआ लेकिन मैं मैनेज कर लिया था। तो ये थोड़ा-सा हुआ और फिर टाइपिंग गड़बड़ आ गई क्योंकि टाइपिंग जो हम लोग सोच गए थे, जिस प्रैक्टिस किए थे वो नहीं था, वहाँ पे गड़बड़ हो गया था, उनके एरर आ गया था, ग्लिच हो गया था हुँ, हुँ। टाइपिंग में। तो वही फिर हो गया कि अब लग रहा गया अब की बार, क्योंकि टाइपिंग में तो 2000 कीवर्ड डिप्रेशन माँगता है, हमने तो बहुत ज़्यादा टाइप कर दिया। तो ये सब चीज़ मैंने सोच ली थी कि अब तो गए, ये साल गया मेरा। लेकिन फिर जब दोबारा मौका मिला टाइपिंग का, तो फिर जब वो टाइपिंग करके आए तो फिर उतनी उम्मीद जगी थी, हाँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, इतना भरोसा हो गया था। अच्छा, ये हुआ। अंकित, एक चीज़ देखा गया कि बहुत सारे लोग एसएससीओ में बहुत सारी कमियाँ निकालते हैं।
मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे टीचर्स ने भी वीडियो बनाई। क्या-क्या कमी है एसएससी में और क्या-क्या सुधार हो जाए तो बहुत सारे और लाख लोगों को मौका मिलेगा आप ही की तरह सेलेक्ट होने का? एसएससी में तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम करवा रहा है, ठीक है, मतलब टाइमली करवा रहा है, जॉइनिंग दे रही है, सब ठीक है, लेकिन जो थोड़ा-सा लेवल है पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर पेपर में, उसमें थोड़ा-सा बहुत सुधार की ज़रूरत है। सुधार की क्योंकि ज़रूरत है। वो बच्चों को पता हो गया है कि कैसे मतलब एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है, कि प्रीवियस ईयर रटने हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएँगे। तो हाँ, इससे क्या कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। हाँ, हाँ। क 93% कट ऑफ जा रही है, जो कि भारत की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। नहीं है। एक तो ये बोलूँगा, दूसरा मेंस एग्ज़ाम में बहुत बार-बार होता है, सीएचएसएल में भी मैंने देखा है कि वो गड़बड़ हो जाती है, तकनीकी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे ही जहाँ मैं गया था एग्ज़ाम देने उस सेंटर में करीब 40 बच्चे नहीं दे पाए एग्ज़ाम। कौन सा सेंटर था? सुनीता सिंह जोशी वाला। सीता सुनीता हाँ, जोशी हाँ, में। वही। तो 40 बच्चे मेरे सामने रो दिए, वो पेपर दे नहीं पाए। नहीं दे पाए। अंदर पूरा मतलब आंदोलन हुआ था कि हम बाहर जब तक नहीं आएँगे, तब तक तुम लोग मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दोगे। वो बच्चे पेपर तक नहीं दे पाए मीन्स। नहीं, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर पे उस दिन हुआ था ओहो! गड़बड़ में। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लोग डिज़र्व करते थे कि एक पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश टेक्निकली। टेक्निकली। तो ये एसएससी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना करें, मेंस में ख़ास करके, क्योंकि बहुत तैयारी के बाद बच्चा आता है, बहुत उम्मीद के साथ आता है। तो एसएससी को ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि आप फीस ले रहे हो तो उस तरीके का मेंटेनेंस तो दो। बच्चों के मतलब सब गड़बड़ ना करो, क्योंकि वो बहुत उम्मीद के साथ आते हैं वो बच्चे। बस ऐसे में ये गड़बड़ी है, पेपर की गड़बड़ी, नॉर्मलाइज़ेशन भी एक मुद्दा है। उहुँ। पता नहीं कैसे नॉर्मलाइज़ेशन कर रहे हैं, 40-40, 50-50 नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो मतलब जब बच्चे कुछ नंबर का कम भी हुआ है, तो 340 पाने के वालों का भी, तो अब उनको डिमोटिवेट हो गए, बेचारे सोच रहे हैं कि अब हम आगे तैयारी करें कि ना करें। ये उनके अंदर एक डर डर बैठ गया। उनको ये लग रहा है कि हार्ड वर्क की बजाय अब लग रहा है कि लक मैटर कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं। तो बहुत लोग क्विट भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो सुसाइड तक का बोले, कमेंट मैंने पढ़े थे। तो उनको अब क्या कैसे कोई समझाए कि नहीं भाई, अब लगे रहो, हो सकता है इस बार नहीं अगली बार हो जाए। अगली बार हो जाएगा, लेकिन सुसाइड वाला ये सब जो बहुत गंदी चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ आदमी बिल्कुल, हो जाता बिल्कुल मैं सारे लोगों से बोलूँगा सुसाइड कोई विकल्प नहीं है और ये कायरता की निशानी है, अपने प्राण को त्याग देना। जीवन अनमोल है और जीवन आपको मिला है इस संसार में पता नहीं कितने लाख करोड़ साल बाद। तो इस तरीके से कोई बच्चा सोच रहा हो तो कृपया आप ना सोचें। जीवन में हर एक इंसान का वक़्त आता है, सूरज के अपने चमकने का वक़्त होता है और चाँद के अलग चमकने का वक़्त होता है। अच्छा अंकित है। क्या लगता है कि अगर ये लेवल पेपर का क्वेश्चंस को ठीक-ठाक कर दिया जाए, हुँ, तो 90% तब क्या कट ऑफ जाएगी? नहीं, कितना तब जाएगी? आराम से मैं मान सकता हूँ कि 50-60% तो चली जाएगी, हाँ। 60% 60% 60% पे सिलेक्शन हो हो जाएगा। जाएगा। लेकिन हाँ, 90 ये 90 तो जाना ये कह सकता हूँ कि लूप होल्स भी है, हाँ, लक भी है, हुँ, बाकी ये नॉलेज से नहीं आता। नहीं, वो है। आप देख रहे हैं यही यही बात नहीं मैं बताता हूँ। आज आपने जो बात बोली कि सेंटर्स में दिक्कतें हैं और उसको ध्यान देना चाहिए। आज की मुझे याद है 2 महीने पहले शायद मैं एक वीडियो में बनाया था सेंटर के ग्लिच को लेके बात किया था कि सेंटर्स पे बहुत बच्चे जाते हैं और सेंटर्स की बहुत सारी कमी रहती है और सेंटर्स पे कमी होने की वजह से लैपटॉप किसी का नहीं सही है, किसी का कीबोर्ड नहीं सही है, जिसकी वजह से व्यक्तिगत जीवन के प्रभाव व्यक्तिगत जीवन के पे करियर पे प्रभाव पड़ता है। जो मुझे लगता है कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने वाले रिसोर्सेज को सुधारना चाहिए पहली चीज और दूसरी चीज किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेरे ख्याल से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल, ये और तो आपका मानना है कि टेक्निकल इशू की वजह से एसएससी में लोग बहुत रिजेक्ट हुए हैं बहुत हुआ। बहुत लोग रिजेक्ट हुए हैं अरे सीएचएसएल में ही हो गए थे। टाइपिंग इशू था उसका। टाइपिंग इशू टाइपिंग बहुत हार्ड कीबोर्ड आ गया है, टाइप ही नहीं कर पाए बहुत लोग। तो वो है, इशू है बहुत सारे, उनको सुधारना चाहिए। प्यारे बच्चों आज मैं बहुत मतलब बहुत जेन्युइन मुद्दे पे बात कर रहा हूँ स्ट्रेटजी ये वो दुनियादारी सब आप जानते हैं लेकिन ये बहुत मुद्दा है उन्होंने कहा कीबोर्ड बहुत हार्ड था और हार्ड होने की वजह से भी टाइपिंग नहीं हो पा रहा है ईश्वर साथ रहा लक साथ दिया आपका और आप फाइनली सेलेक्ट हो गए आपके बैच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं सिलेक्ट हो पाए क्या कहीं ना कहीं यही कारण थे मुझे तो वही लगा, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हम्म हैं मतलब थे कि हैं वो लोग अच्छा ना, टॉप 10 में भी आते थे, आपको जो टेस्ट होता था उसमें भी आते थे बच्चे। लेकिन वहाँ रह गए तो ज़रूर वही कारण रहा होगा, मैं जानता हूँ।
उनका नंबर आया, लेकिन किसी कारणवश नहीं सेलेक्ट हो पाया। बैड लक ही कहेंगे उसे। बैड लक, ईश्वर न करे ऐसा लक किसी का हो। बस एसएससी को थोड़ा-सा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और 100% एसएससी सुधार करेगा। फिलहाल तो एसएससी ने बाहें खोल के तो आपको एक्सेप्ट कर लिया कि स्वागत है हमारी दुनिया में, आइए और भारत सरकार में जॉइन करके देश का प्रतिनिधित्व करिए। अंकित, आते हैं अब दूसरी बात पे। ये तो हो गया एसएससी में सुधार की, कैसे सुधार किया जा सकता है। दूसरा, प्रिपरेशन आपने कैसे किया? क्या स्ट्रेटजी रही है? प्रिपरेशन के लिए बताऊँ तो पहले तो मैं बहुत इधर-उधर हुआ हूँ। बैलेंस नहीं था लाइफ में। कर रहे हैं क्या? मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। मम्मी रो भी चुकी हैं कि तुम्हारा होगा क्या? अब हम कैसे बताएँ? तो उन्होंने मतलब किया कि जाओ कुछ तो करो, बाहर नहीं नौकरी लग रही है, नहीं कर पा रहे हो तो प्राइवेट में जाओ। अब प्राइवेट में मेरा मन नहीं था कि उतना मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो काम करवाते हैं, वो इज़्ज़त नहीं है। तो मैंने कहा कि करूँगा तो फिर गवर्नमेंट जॉब ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा मैं। तो 2022 में से स्टार्ट किया था तैयारी करना। तो सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था एलआईसी एडीओ का था। उसमें 2 एग्ज़ाम आए थे एलआईसी के, एडीओ भी आया था, डबल एओ भी आया था। लेकिन मैंने डबल एओ नहीं भरा था, एडीओ भरा था। अच्छा। तो उसमें मेरा हो गया, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू की कॉल आई। तो मैंने ये सोचा कि पहले पता किया कि होती क्या है, इस एग्ज़ाम में होता है क्या? तो पता चला कि इसमें एजेंट बनाने होते हैं। क्या यार, बहुत मेहनत वाला काम है। तो इतना बोलने कम्युनिकेशन मेरे में है नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं। और लेकिन घर में बोले, "क्यों कर रहे हो? एक बार दे तो लो।" कहा नहीं। मुझे मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे नहीं करना वो। तो फिर उसके बाद बैंक के लिए भी सोचा कि चलो अच्छा बैंक दे लेते हैं, फिर सीजीएल दे लेते हैं। तो उसी में मैंने सीजीएल दिया था, तो फिर 2023 में उसी में मेरा प्री में रह गया था। और फिर मैंने सोचा यार ये भी नहीं निकल रहा है मेरे से, तो मुझे लगता है कोचिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अपने से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने गूगल सर्च किया कि इलाहाबाद में कौन अच्छी कोचिंग है। तो मैंने सिलेक्शन अड्डा के साथ-साथ मैंने बहुत सारे कोचिंग देखे। उन्होंने कहा सिलेक्शन अड्डा और अड्डा 24/7 कुछ नाम सिमिलर कर रहे हैं, तो मुझे लगा हो सकता है वही हो। मैं ये सोच के अच्छा। तो मैं आया, मैं चलो अड्डा 24/7 बहुत सिलेक्शन दे ही रही है बैंक में, हो सकता है मेरा भी हो जाए। तब मैं बैंक नहीं, वहाँ एसएससी नहीं, बैंक फिर सोच के आया था कोचिंग के लिए। लेकिन फिर मन बदल गया जब कोचिंग में एडमिशन लेने आया, तो क्योंकि मेरा 2 नंबर से रह गया था, तो मुझे लगा कि शायद कोचिंग कर लूँ तो मेरा हो जाए। ये फिर बदल गया वहाँ पे प्लान, कहा चलो एसएससी देते हैं। फिर मैंने ये लगा कि यार मैंने कोचिंग में तो बहुत सुना है कि टीचर जो हैं मतलब पढ़ाते तो हैं शुरुआत में 2-3 दिन, 1 आध हफ्ता भी, लेकिन फिर बाद वही ढर्रा हो जाता है पुराना वाला। तो वही फिर देखते हैं, ये सोच के गए थे कि चलो देखा जाए, फिर बदल लिया जाएगा यदि ऐसा सिस्टम होगा तो। लेकिन वो चीज़ अच्छा हुआ मेरे साथ नहीं हुआ। टीचर अच्छे थे, उन्होंने बहुत गाइड किया। कितना टाइम आपने यहाँ कोचिंग किया? 1 साल, 1 साल एसएससी की आपने? अक्टूबर 2023 में मैंने जॉइन किया था। अक्टूबर 2023 23 प्रॉपर तरीके से आपने क्लास उसके किया। बाद फिर देखिए मैंने बैंक के तो पेपर तैयारी नहीं करता था, लेकिन बैंक के भी पेपर निकले, प्री निकला, मेंस तो नहीं दे पाता था आप क्योंकि कोचिंग कर रहे थे एसएससी की, लेकिन एक हाँ, आध दो पेपर आपके बैंक के भी हाँ, निकल गए। आईबीपीएस प्री निकला, आरआरबी प्री निकला, एसबीआई भी प्री निकला। मेंस इसलिए नहीं निकला क्योंकि उसमें जो जीए आती है 50 नंबर की, मुझे पता है वो नहीं कर वो टाइम छूट जाता पढ़ा ही था नहीं, पूरा। बैंक का पढ़ा नहीं तो कैसे निकले? तो वो होता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो बैंक भी पता नहीं कैसे निकल जा रहा है बस। तो उसके बाद फिर एसएससी में भी दिया मैंने सिलेक्शन पोस्ट, उसमें मेरा तीनों में हो चुका था। ग्रेजुएशन भी मेरा सेलेक्ट था, 10+2 में भी था और 10th तीनों में था। फिर उसके बाद कहा चलो ये भी निकल गया। फिर सीजीएल में थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया मेरे से। उसमें तो नहीं हो पाया, फिर मैंने सीजीएल दिया, तो सीजीएल में लेकिन मेरा हो गया। कुल सीजीएल मिला तो के आपने 1 साल कोचिंग किया हाँ, और स्पेशली आपका मेन टारगेट था सीजीएल निकालना, हाँ, और बस। फाइनली यू गॉट सिलेक्टेड एज ऑडिटर। चलिए, बहुत शानदार। स्पेशली क्या मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं अंकित, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ़ है, मैं बना के नहीं बोलूँगा, सीधे यही कि भैया जो तुम्हारा कमज़ोर सब्जेक्ट है, उसको पहले टारगेट कर लो, जो तुम्हारा मज़बूत है, उसको साइड कर दो, क्योंकि वो तो 1 आध बार रिवाइज़ करोगे, 2 बार रिवाइज़ करोगे, वो सब याद आ जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा कमज़ोर है ना, उस पे यदि ज़्यादा ध्यान दे लिया जाए, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग जब धीरे-धीरे बनने लगेगा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है कि जब मॉक में नंबर ज़्यादा आने लग जाएँगे, कि कमज़ोर सब्जेक्ट था मेरा, नहीं हो पाया, लेकिन अब न मैंने मेहनत की, अब मेरे सब नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है वो। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले अपना कमज़ोर सब्जेक्ट को देखो, उस पे थोड़ा मेहनत करो। नहीं समझ में आ रहा है, अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, एआई वही है, बहुत कुछ है, मैं तो बहुत उसका हेल्प लिया हूँ एआई का। आप उसका मदद कर सकते हो, वहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सर से पूछ सकते हो। तो आप पहले तो कमज़ोर को आप जितना इम्प्रूव कर सकते हो सब्जेक्ट्स को वो करो, बाद में फिर थोड़ा-सा फिर प्रैक्टिस पे फ़ोकस कर लो कि हाँ, कि
सब्जेक्ट वाइज और टाइम वाइज कितना किसको देना है, फिर उसके बाद आप मतलब फिर मॉक देते रहो, फिर वो अच्छा, हो जाता है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये हाँ, 4 सब्जेक्ट है हिस्ट्री के। हाँ। तो कैसे-कैसे आपने कैसे वैसे मैनेज किया? देखिए, मैथ्स और इंग्लिश मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ के टीचर्स ने मुझे बिल्कुल बता दिया था कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा। ओह! तो मैंने वही फ़ॉलो किया कि दिमाग इधर-उधर नहीं लगाऊँगा, जो बोले हैं सर बस वही फ़ॉलो करूँगा। ओहो! तो उसके लिए जो सर कहेंगे वो करूँगा, उतना दिक्कत नहीं है। रीज़निंग में भी वही सेम चीज़ है। अच्छा, मैं अंकित, 1 मिनट रुको, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि जैसे क्लास में भी पढ़ रहे हैं, शुभम सर से मैथ्स पढ़े या हेमंत सर से इंग्लिश पढ़े या सौरभ सर से रीजनिंग पढ़े, अजय सर से जीएस पढ़े, सारे सर से पढ़े, अभिनव सर से स्टैटिक पढ़े। पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि फिर और सारे भी मतलब वीडियोज़ देखते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में अच्छा आ सकता है? अच्छा आएगा कि क्या हो सकता है? वो आदमी मतलब उस मन मन जो है डाइवर्ट हो चुका है उनका, क्योंकि उन्होंने उनकी भी गलती नहीं, होता क्या है कि बहुत लोगों का मतलब मन थोड़ा-सा वो विचलित हो जाता है, कहीं कुछ सुने, कहीं कुछ सुने, वो अच्छा है और मेन बात वो लोग जो पढ़ते हैं, इतना वो हाइप बना चुके हैं अपना कि अ, मेरे यहाँ से इतना सिलेक्शन होता है, मेरे यहाँ पे टॉप 100 में 50 मेरे हैं, टॉप 100 तो मन तो डाइवर्ट होना है उनका, वो मैं मानता हूँ। लेकिन एक बार अपने टीचर पे भरोसा तो करके देखो, वो भी एक बार उसी फील्ड से गुज़र चुके हैं, उनको भी एक्सपीरियंस है, एक बार उनको फॉलो तो करो, फिर रिज़ल्ट ना आए, तब फिर अपना फिर जो मन करे कर लें, लेकिन फॉलो करो आराम से 1 साल, 1.5 साल दो महीने, मैं क्या तो ये सिलेक्शन कहूँगा। अड्डा के टीचर्स पर्याप्त है आपको अपनी मंजिल तक हाँ, पहुँचाने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो ब्लैक बुक होती है इंग्लिश में 20,000 भाई तुम लोग कैसे याद कर सकते हो मुझे नहीं पता। मुझे तो सर ने दिया था, कुछ सेट दिए थे, मैंने बस उसी को याद किया है बस। उससे हुँ, ज़्यादा मुझे नहीं आते और उसी से क्वेश्चन भी मतलब आते हैं। मैंने जो 5 सीट दिए, हाँ, 4 सीट दिया वो बस वही 2 ढाई हज़ार जितने भी हैं उसी से काम हो जाता है। रिपीटेडली होते हैं, क्वेश्चन आते हैं उसी से, तो क्या मतलब है ब्लैक बुक को मतलब याद करने का? बहुत हाइप बना रहता है, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत याद करते कोई हैं। मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है। रिसोर्सेज़ मल्टीपल होने चाहिए कि रिसोर्सेज़ सिंपल हो, एक एक सिंगल होने चाहिए? बिल्कुल सिंगल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हाँ, हाँ। बहुत से मेरे से लड़के पूछते, मेरे दोस्त पूछते तुम कहाँ से पढ़ते हो, मैथ्स कहाँ से करते हो? तो मैंने सिंपल एक किताब ली थी किरण की, मोटी-सी है, आप ये निकल भी ले लो, बस मैंने ये रखा था कि प्रीवियस ईयर जितने मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा वो मेरे लिए फ़ायदा करेगा। हुँ, हुँ। तो मैंने मैथ के लिए भी ले ली थी, इंग्लिश की भी ले ली थी, सबकी ले ली थी, लेकिन तब ली थी जब मैंने कोचिंग जॉइन नहीं की थी। ये मेरे से गलती हो गई थी। अब वो रखी है, वो रखी है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद किसी किताब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, नहीं, वो ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ मतलब प्रैक्टिस के लिए ले लो, प्रैक्टिस तो भाई करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस हो जाए फिर मतलब प्रैक्टिस के लिए नोटों में ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नोट्स यहाँ भी मिल जाते हैं, सब कुछ पर्याप्त है। पर्याप्त है। अच्छा अंकित, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब उनका एक क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हाँ, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा फेज़ हुआ होगा। बहुत उस कंडीशन में क्या? अब वो उसके लिए वो देखिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। वो एनर्जी आपके अंदर ही है, लेकिन आप उसको ढूँढ नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मैंने सीखी है तैयारी के दौरान क्योंकि मेरे अंदर था कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका जब फ़ोटो लगता है तो क्या मज़ा आता है, मतलब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। वो क्या ड्रीम था आपका? बहुत मैं बस वही तो चाहता था कि मेरे लिए भी लोग ताली बजाएँ, बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या वो आज ड्रीम पूरा हुआ आपका? बिल्कुल पूरा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सपना मतलब यही मेरा मोटिवेशन था कि चलो आज मेरा पूरा हुआ। आज मैं हज़ारों बिल लोगों ने आपके लिए तालियाँ बजाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के लिए सेम हो। कुछ के लिए हो सकता है कि सैलरी होती है, ये सैलरी पे जाना है इसलिए मैं दिन-रात पढ़ूँगा। हो सकता है किसी माँ-बाप के लिए है कि मैं माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो आपका इनर मोटिवेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा, किस लिए है। आपका ड्रीम था कि लोग ताली बजा रहे हैं, हमारी हाँ, फ़ोटो कोचिंग में लगे। हाँ, हाँ, बस ये मेरा था और मेरा हो गया पूरा। इसलिए अब आप इनर मतलब है मोटिवेशन, आपको ज़रूर मोटिवेशन चाहिए, चाहे कहीं से भी ले लो आप लोग। बस डिस्ट्रैक्ट मत होना। डिस्ट्रैक्ट। अच्छा अंकित, पढ़ाई के दौरान प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? वो करना पड़ता है, उसके लिए कोई वो कुछ नहीं किया जा एक बच्चे सकता है। कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम बहुत प्रेशर में आ रहे हैं। हाँ, एक कह रहा है सर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में, कोई फैमिली प्रेशर में हाँ। है, कोई फ्रेंड के प्रेशर में है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेशर में है, कोई पढ़ाई के प्रेशर में है, किसी का प्री का प्रेशर है, किसी का मेंस का प्रेशर है। तो प्रेशर तो मेरे ख्याल से सबके पास है। हुँ। इसको लेके क्या संदेश दो? प्रेशर को हैंडल करना ही एक मतलब सफल इंसान की निशानी होती है। अरे बहुत चीज़ें मतलब प्रेशर को आप यदि हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आप सोच नहीं रहे हो। आप उस चीज़ को कम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप मतलब आप आगे कैसे बढ़ोगे?
वो चीज़ मैंने अपने पर्सनल चीज़ से सीखी है कि हाँ, यदि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करूँ तो यदि मैं वहाँ जाता हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा पढ़ाई से हट जाएगा दिमाग, हुँ। वहाँ फँस जाऊँगा मैं। ये तो खुद की समझदारी होनी चाहिए कि नहीं यार ये गलत चीज़ है। ऐसे भी प्रेशर कम कर सकते हो। रही बात माँ-बाप की वो रिलेटिव्स की, मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मैं पापा जी के जो दोस्त हैं उनके बच्चों की बहुत सारे बच्चों की नौकरी लग चुकी थी, सिर्फ़ मैं ही रह गया था पीछे। कोई पर्सनल असिस्टेंट हुआ था, स्टेनोग्राफर से हो गया था मतलब हो गए थे अपने बिहार में भी कई लोग हुए थे सेलेक्ट एज़ अ टीचर। तो जब जाता था तो बोलते थे बेटा क्या कर रहे हो? बेटा क्या कर रहे हो? अब जवाब तो था नहीं। तो मैं पापा से बोलता था कि अब नहीं जाऊँगा शादी में, बहुत हो गया, बहुत बेइज़्ज़ती फ़ील होती है। तो ऐसा पूछता है। तो तो बोले लेकिन उन्होंने ये बोला कि बोलने दो यार, तो मैं जाऊँ ना, अब क्यों चल रहे हो? अच्छा लगा मैं भी अकेले क्या करूँगा वहाँ पे? हुँ। अब बोलना तो आसान है लेकिन जिसको झेल रहा है उसको पता है कि कैसा लगता है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं किनारे खड़ा रहता था और लेकिन हो गया, मैंने लगा था कि हो तो जाएगा ही आज नहीं तो कल, लेकिन अब हो गया, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, अच्छा। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। वेरी नाइस। अंकित, काफ़ी लंबी जर्नी रही, लगभग 1 डेढ़ साल आप सिलेक्शन अड्डा से जुड़े रहे और एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने बिहाफ से पूछूँगा कि व्हाट वाज़ द रोल ऑफ सिलेक्शन अड्डा? सर, ज़िंदगी बदल दी इसने मुझे मेरी। मतलब मज़ा आ गया, मतलब लगता ही नहीं कि यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है। टीचर लगते नहीं, मुझे लगता है कि कोई दोस्त पढ़ा रहा है, कोई बड़ा दोस्त। भाई पढ़ा रहा है। हाँ। होता क्या है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब सवाल पूछने जाओ तो पता नहीं सर क्या बोल दें, पता नहीं सर गुस्सा हो जाएँ। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि बच्चे जो होते हैं इंटरैक्ट कर पाते हैं टीचर से, सबसे बड़ी मुझे लगता है कि बात यही है। यहाँ के टीचर गुस्सा नहीं करते, बल्कि एप्रिशिएट करते हैं, आओ बताओ क्या प्रॉब्लम है बताओ, ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पे जो संडे जो होता है टेस्ट। टेस्ट होता है उसमें जो जितने मतलब फर्स्ट आने को मतलब टॉप 10 में टॉप 10 का वो क्या प्राइज़ वाइज़ मिलता प्राइज़ है। देता है। तो इससे क्या होता है मोटिवेशन आता है, मुझे भी आई थी कि मैं भी जाऊँगा लेकिन कभी हो नहीं पाया वो, ये होता है। तो ये सब चीज़ें लड़कों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि अच्छा करिए और मुझे लगता है कि किसी कोचिंग में भी तो होता नहीं है सब चीज़। तो अलग इसी यही सब चीज़ तो सिलेक्शन अड्डा को अलग बनाती हैं। अब यहाँ पे लैब भी है, लैब वाला सिस्टम भी कहीं नहीं है। आप जाओ, अच्छे से तैयारी करो, आपको तो पहले ही मतलब जो डर है आपका पहले ही खत्म हो जाएगा लैब में जाने के बाद। तो ये सब चीज़ हैं जो मुझे लगता है कि सिलेक्शन अड्डा बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। अंकित, जैसे एक मेरा ड्रीम है, स्टेनो में एआईआर1 यहाँ से आया है, एफसीआई में एआईआर1 यहाँ से आया है। एक मेरा ड्रीम है, हमारी टीम का ड्रीम है, हम सारे टीचर जब बैठते हैं और हमारी यही ख्वाहिश है कि सीजीएल में ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 में से एक रैंक हमारी है, हुँ। हम हमारे बच्चों की आए। आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए संभव है? बिल्कुल संभव है, आई भी हैं। आपने खुद बताया अभी कि मतलब एफसीआई में हुआ है एफसीआई फर्स्ट में हो, टाइम। लेकिन सीजीएल में लाना है, एसएससी सीजीएल। सीरियल में आने लाने के लिए बस जो बच्चे मतलब आप ही लोग को मतलब टीचर्स को फ़ॉलो करें बस मैं वही कहूँगा, अपना इधर-उधर भटके ना, तब जाके वो पॉसिबल हो हाँ। पाएगा। अच्छा, अगली बार सीजीएल देने का विचार किया है? नहीं, नहीं, मैं नहीं दूँगा। मुझे चाहिए था कि मतलब थोड़ा-सा घूमने-फिरने का जो मिलेगा, थोड़ा-सा मौका मिलेगा तो मुझे मिल गया है वो। पक्का आप सीजीएल नहीं देंगे? नहीं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ आप सारे लोगों से और मैं इस मुहिम को लेके एक वीडियो बनाया था कि जो रिपीटेड बच्चे हैं वो बार-बार देने से नए बच्चों का वैकेंसी खराब हो जाती है और नए बच्चों को मौका नहीं मिलता है और आज अंकित कह रहे हैं कि हमें जो चाहत थी हमें मिल गई और मेरे ख्याल से अब हम दोबारा सीजीएल में अपीयर नहीं होंगे। तो आगे का टारगेट क्या है? आगे इससे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स हैं, मैं वहाँ टारगेट करूँगा। सिविल सर्विसेज। सिविल में। ठीक। अंकित, बहुत ही मतलब जेन्युइन से रिस्पॉन्स मिले और बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट अंकित के साथ शेयर करके। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूँ कि अंकित ऐसे ही माँ-बाप का नाम रोशन करते रहो और ये वीडियो आज हज़ारों लाखों लोगों के जीवन को बदले और आपसे सीख के वो भी जीवन में आगे बढ़े और वो भी अपने माँ-बाप को ऐसे सम्मान से नवाजे जिस सम्मान की अपेक्षा करके उनके माँ-बाप कई सालों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब आप सारे लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर।